Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Listeners, today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज सोमवार है। हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic markets surge nearly 2%. Sensex jumps 848 points. Nifty closes above 14,900. India's wholesale price inflation rises to 10.49% in April. And telecom major Bharti Airtel reports net profit of 759 crore rupees in the March quarter. घरेलू बाजारों में लगभग 2% का उछाल। सेंसेक्स 848 अंक बढ़ा। निफ्टी 14,900 से ऊपर हुआ बंद। भारत की थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अप्रैल में बढ़कर 10.49% दर्ज हुई। और प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मार्च में समाप्त तिमाही के दौरान अपना शुद्ध लाभ 759 करोड़ रुपए दर्ज होने की सूचना दी। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। लगातार दूसरे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.7% के उछाल से 848 अंक बढ़कर 49,581 पर बंद हुआ। देश में कोविड के मामले गिरने के बीच बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में हुई मजबूत खरीदारी के बल पर बाजार में ये तेजी आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.7% के ही उछाल में रहा और कुल 245 अंक बढ़कर 14,923 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार पर नजर डालें तो यहां भी तेजी का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक दोनों में 1.6% का उछाल दर्ज हुआ। Rising for the second straight session, the Sensex at the Bombay Stock Exchange surged 848 points or 1.7% to close at 49,581 today. The rally was driven by strong buying in banking and finance stocks amid falling COVID cases in the country. The Nifty at the National Stock Exchange jumped 245 points or 1.7% to close at 14,923. In the broader market, the BSE mid-cap and the small-cap index jumped 1.6% each. Market breadth on the BSE was strong. All BSE sectoral indices except telecom ended the day in the green. Banking index led the rally with a surge of nearly 4%. Metal, realty, power and auto indices jumped nearly 2% each. Energy index gained 1.4%. IT index rose 0.8%. Capital goods and the oil and gas indices advanced 0.6% each. The telecom index was the only sector to end in red, falling 1.4%. अनुभा, अब हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अजीत हैं गोंडा यूपी से। अजीत जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछें। अजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अजीत जी, आप हमारे साथ
शायद अजीत से हमारा संपर्क अभी टूट गया है। यामिनी जी, सेंसेक्स में लगातार दूसरे दिन बढ़त आई है और आज बहुत हमने 850 अंकों का उछाल देखा है एंड ब्रॉड बेस्ड रैली थी। क्या आपको लगता है, क्या रीजन है? जी देखिए, एक तो कोविड केसेस के जो नंबर ऑफ रिपोर्टिंग्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं। ये भी देखा गया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में एक मोमेंटम आया है। फॉरेन वैक्सीन के भी आने के वजह से एक मोमेंटम देखा गया है। ये भी देखा गया है कि जो DRDO ने जो एंटी कोविड ड्रग लाए हैं 2DG, उसकी वजह से भी एक अच्छी पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है ओवरऑल सेंटिमेंट में। एक जो और फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो है जो अर्निंग्स के रिजल्ट आए हैं। जैसे अभी आपने अनाउंस किए कुछ अर्निंग के रिजल्ट, वैसे ही जो अर्निंग के रिजल्ट आ रहे हैं और जो स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट होंगे उसकी वजह से भी जो है हमें ये रैली दिख रही है। Yamini, do you see the Nifty? I mean, Nifty is very close to now the 15,000 mark. Do you see that happening, the Nifty, at least reaching that or even moving, beyond the 15,000 mark this week if the cases continue to, fall and everything else, the the overseas markets also are positive? Well, yes, as and when the situation becomes more in control with the reduced number of cases, and also because of the anti-COVID drug coming into picture, the recoveries become more positive. This does show that the Nifty may touch 15,000 level. और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोग्राम में लोकेश को, जो नवी मुंबई से हमें फोन कर रहे हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मैं लोकेश जैन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा ये सवाल है मैम कि अभी मैंने जनवरी में कुछ म्यूचुअल फंड है उसको डेप्ट में पार्क किया था और ये करंट सिचुएशन को देखते हुए शुड आई री एंटर इन दिस? सो आई वुड लाइक एडवाइस ऑन दिस मैम। सो Well, debt markets are usually the safest markets at the moment. The returns are not very high, but they are safe largely. So debt markets में आप निवेश कर सकते हैं थोड़ा अमाउंट करके। अभी मार्केट स्टेबल है इस डेट मार्केट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लोकेश जी, हम आपको बता दें और अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि संडे को यानी रविवार को हमारा जो प्रोग्राम होता है वो म्यूचुअल फंड्स के लिए ही डेडिकेटेड होता है और उस दिन आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सो ये आप सभी के लिए यूजफुल जानकारी रहेगी। And now we've been joined by Satish from Delhi. Welcome to the program, Satish. Please ask your question. मैडम, पिछले काफी सालों से ना यूएस ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर में डाला हुआ है, तो मैडम इससे क्या हानि है? और दूसरा सवाल एक और है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो डॉलर है ना वो काफी कम नीचे आ सकता है, लेकिन भारत ना अपने एक्सपोर्ट के चलते डॉलर की वैल्यू को ना नीचे नहीं आने दे रहा, उसको ऊपर ही रहने दे रहा है। इसी वजह से ना यूएस ने इसको करेंसी मैनिपुलेटर में भी डाला हुआ है। मैडम ये बताइएगा। धन्यवाद जी। यूजुअली जो करेंसी मैनिपुलेटर की कंडीशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि उनका कितना जो है ट्रेड डेफिसिट है दूसरी कंट्री के साथ, और जो है वो कितना मानते हैं कि जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू से डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे है। तो ये माना जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने करेंसी को डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे रखती हैं, और इसमें काफी सारी कंट्रीज को वो जो है मानते हैं कि वो करेंसी मैनिपुलेटर्स हैं, क्योंकि जो इंटरवेंशन सेंट्रल बैंक्स का होता है उसके तहत कुछ रिजर्व या कुछ बाइंग होती है जिसके तहत मैनेज किया जा सकता है यूएस टू डॉलर टू रुपी या यूएस डॉलर टू यॉन या कोई भी और करेंसी जिसको हम कहें। इसका इफेक्ट ये होता है कि जो है एक अच्छा प्रदर्शन नहीं देता आपकी परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स को, जो परफेक्ट आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं खास तौर पे, और जो ओवरऑल माना जाए हमारी मार्केट्स फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज रेट पर हैं और मार्केट डिटर्मिन्ड है ज्यादातर। Moving on, rising for the second straight session, the rupee appreciated 7 paisa today against the dollar to close at a 1.5-month high of 73 rupees 22 paisa against the dollar amid positive domestic markets and weak American currency. The domestic currency has strengthened 20 paisa in the last two sessions. Meanwhile, the dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of 6 currencies, fell 0.09% to 90.23. दिल्ली से विनोद है हमारे अगले श्रोता। विनोद जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए।
मैम मैं कॉल बैक कराती हूँ अभी उनसे. जी, ओके. So, रुपी वी हैव सीन, अभी देखा हमने आज की काफी इसमें दूसरे दिन बढ़त हुई है, 20 पैसे की स्ट्रेंथ आई है. सो क्या सोचती हैं आप यामिनी जी, क्या जो एक हम दौर देख रहे थे कि 75 को क्रॉस कर गया था, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी रुपी में, वो उस दौर से शायद हम गुजर गए हैं, फिर स्टेबिलिटी लौट आई है? हाँ जी, देखा जा रहा है कि मई के मंथ में जो FII आउटफ्लोज थे वो 6,400 करोड़ के आसपास थे, तो जिसकी वजह से रुपी पे काफी प्रेशर आया था. ओवरऑल क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी अब इम्प्रूव कर गए हैं जैसे इन्फॉर्म किया गए हैं, और ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट है वो भी थोड़ा इम्प्रूव करता जा रहा है. जैसे जैसे कोविड के केसेस अब थोड़े रिड्यूस्ड हो रहे हैं, तो उससे एक बेटर इफेक्ट पड़ेगा रुपी के ऊपर. मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो खास तौर पे है फिस्कल डेफिसिट, उन्हें देखते हुए ये देखना पड़ेगा कि ये रुपये की डायरेक्शन क्या रहेगी, और जो सोवरेन रेटिंग्स हैं वो भी एक काफी हद तक इफेक्ट करेंगी रुपये के स्तर को. और अब उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार. प्रोग्राम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए. कुमार, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी कुमार जी, आप ऑन एयर हैं, सवाल पूछिए. आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, आप दोबारा फोन हमें ट्राई कर सकते हैं. इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं. अधिकांश एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% की बढ़त में रहा. ये बढ़त उन आंकड़ों के बाद आई जिनके अनुसार अप्रैल में चीन में खुदरा बिक्री में वार्षिक आधार पर 17.7% की वृद्धि दर्ज हुई. हालांकि ये वृद्धि 24.9% के अनुमानों से कम है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन उम्मीद के अनुरूप 9.8% दर्ज हुआ. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.6% बढ़ गया. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.8% की तेजी दर्ज हुई, लेकिन जापान के निक्केई में लगभग 1% की गिरावट आई. वॉल स्ट्रीट के शेयरों में भारी वृद्धि से मिले बढ़ावे का अनुकूल प्रभाव घरेलू टीकाकरण अभियान की धीमी दर से जुड़ी चिंताओं से बेअसर हो गया. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में भी 0.6% की गिरावट दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो चीन में अनुमान से कम अच्छे आंकड़े आना और कुछ एशियाई देशों में कोविड के मामले फिर बढ़ना ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के फिर खुलने से जुड़े आशावाद पर भारी पड़ा. दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.6% के नुकसान पर था. फ्रांस के कैक में 0.4% की गिरावट थी और जर्मनी के डैक्स में 0.3% की मंदी थी. And we have online now Anant Shah from Kolkata. Anant, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening, madam. I am Anant Shah from Kolkata. Sir, my question is, what is difference between Morarji Desai time and current government time on the matter of gold import and gold-related issues? Can you repeat the question, Mr. Shah? Yes. What's difference between Morarji Desai time and current government time on the matter of gold? Hello. Ji, Yamini ji. I think he was referring to some previous time, which was with respect to the gold reserves or the gold overall gold deposits that we have. We have much higher deposits now, and as a matter of fact, I believe he was referring to the circumstances where the gold was used as a safety net. So when we talk about the safety net, it continues to be providing a safety net for us today as well. Yeah, Yamini, we are talking about gold, of course, and today the sovereign gold bonds 2020, 21, 22, the first tranche opened for subscription. Now, these will be issued in 6 tranches from May 21 to September 21. Now, the issue has come at a time when the gold prices are rising. Can you explain for our viewers, for our listeners, exactly what these bonds are as an instrument of investment, and how do these compare to physical gold or even, trading in gold, ETF? Well, these are financial instruments in which you can invest if you're interested in investing at the price of what the gold is available right now. So, whenever the issue is brought about, 3 days closing price is taken as 3 days prior closing price of the council is taken as the price at which the issue would be brought about, which is about
4,777 grams right now. And this particular issue you can invest into in this financial instrument, which will give you a return of about 2.5% per annum. As well as when it is supposed to be redeemed, it will be redeemed at the price at which the gold is there in the market. So instead of holding gold and storing gold, one can invest in these financial instruments, earn a certain amount of interest earnings from there, also gain from the capital gains which are likely to happen when the bonds are likely to be redeemed. And there would be a capital gains exemption which also would be given. So there would be no capital gains tax on that as well. मुंबई से रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। जी रत्नाकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क में कुछ बाधा है। आपसे ये जानना चाहेंगे यामिनी जी कि एशियाई बाजारों में आज काफी कहें कि डिप्रेस्ड सेंटिमेंट है, बिकॉज वहां पे मिक्स्ड न्यूज है। कंपनी रिजल्ट्स अच्छे हैं, ब्रिटिश इकोनॉमी खुल रही है। चीन में देखें तो कुछ जो फोरकास्ट के मुताबिक आया है इंडस्ट्रियल आउटपुट, लेकिन कुछ रिटेल सेल्स के जो आंकड़े आए हैं वो आशा के अनुरूप नहीं आए हैं। कैसे लगता है आपको, अभी कौन से फैक्टर्स हैं जो बाजारों को ज्यादा आगे प्रोपेल करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड? जी, ये फैक्टर्स की जो वेरिएंस है उनका कितना इफेक्ट रहेगा कोविड सिचुएशन के ऊपर, और कितनी इकोनॉमीज को अभी वैक्सीनेशन के द्वारा थोड़ा रिलीफ मिलेगा लॉकडाउन से, एक इन फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और एक वो कितनी फास्ट उनको रिकवर कर पा रहे हैं अपनी इकोनॉमीज को लॉकडाउन से मूव आउट करते हुए। तो वो सब फैक्टर्स जो है इफेक्ट करेंगे सेंटिमेंट्स को। खास तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ इकोनॉमीज में काफी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वेरिएंट्स हैं स्ट्रेन्स के, जिसकी वजह से काफी शंकाएं आ रही हैं। एंड नाउ वी हैव बीन जॉइंड बाय जावेद फ्रॉम दिल्ली। जावेद, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम किशनगंज। मैडम, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन मैडम व्हेन आई बाय द शेयर प्राइस गोज डाउन, बट व्हेन आई सेल द प्राइस बट प्राइस गोज अप? व्हाट इज द रीजन मैडम? काइंडली फॉलो द स्लाइड। I think he was asking about diesel prices. Why do they go up and why do they go down? They are market determined. Primarily, it is dependent upon the international prices of oil as to how the petrol and diesel prices would be. I think वो शेयर्स की बात कर रहे थे। शायद उनके साथ ऐसा कुछ वाकया हुआ है कि जब भी वो बेचते हैं तो प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं और खरीदते हैं तो नीचे चले जाते हैं। सो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते यामिनी जी, अनसर्टेनिटी है हमेशा शेयर प्राइस में। हाँ जी, वो तो इट इज primarily because of the trading which happens in the share markets, which is completely dependent upon the supply and the demand for that particular share. तो मार्केट्स में मूवमेंट जो आती है वो मांग और सप्लाई की वजह से आती है। पंकज है मुंबई से हमारे अगले कॉलर। स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी पंकज जी, सवाल पूछिए। Hi. So in the past few months, we have seen a good rally in metal, pharma, and even sugar stocks. So do you think that will continue, and any other sectors you feel will be beneficial in the next, say, 6 months timeline? Well, pharma sector is likely to be one of the sectors which will continue to gain in the future. Also, FMCG sector and banking sector are ones which one can look at. Besides that, IT sector is also an important sector to look for because there are likely to be some gains there. There would be stock-specific rallies which will also be seen because primarily the earning results would be out this week as well as the next. So again, stock-specific rallies would be observed in the market. यामिनी जी, मेटल और शुगर के बारे में भी उन्होंने पूछा था कि उसमें जो रैली है वो क्या कंटिन्यू करेगी? जी, मेटल और शुगर के बारे में, मेटल में तो थोड़े हद तक कंटिन्यू करेगी, पर शुगर में कहना थोड़ा अभी मुश्किल होगा। Right, and now we've been joined by Mr. Chandra Yadav from Navi Mumbai. Welcome to the program. Please ask your question. हाँ, मैं नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। जितेंद्र यादव नई मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन है मैम। एक, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर है, कुछ समय लिए थे, उसके बाद वो नॉन ट्रेडिंग दिखा रहे, एंटी दिखा रहे हैं, उसका मतलब जानना चाहता हूँ। और दूसरा मैम कि पिछले 2-3 महीने से जो खाने वाले तेल है, एडिबल ऑयल, वो मतलब उनकी कीमत बढ़ रही है देखा जाएगा तो
तो इस पर क्या कर सकते हैं हम जो कीमत कम हो जाए? जिस तरह से पिछले कुछ पहले जब हमारे देश में दालों की कीमत बढ़ रही थी तो सरकार ने पॉलिसी लाया तो दाल की कीमत नियंत्रण हो गया था। इस पर क्या कर रही है सरकार हमारी? धन्यवाद मैडम। जी, जहाँ तक नॉन ट्रेडिंग शेयर्स का सवाल होता है, वो शेयर्स या तो स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गए हैं या फिर वो ट्रेडिंग वैल्यू से कम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ ट्रेड हो गए हैं। तो ओवरऑल हो सकता है जब डीलिस्ट हुए हों तब आपको पता नहीं चला हो, इसलिए अगर आप उनको बेचना चाहते हैं तो आप उनके प्रमोटर्स को या मैनेजमेंट को बेच सकते हैं उनको लिख करके। जहाँ तक एडिबल ऑयल्स की बात है, एडिबल ऑयल्स की जो प्राइस में राइज है वो कोई अभी स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं नजर आ रहा और ना ही कोई कंट्रोल स्पेसिफाई किया जा रहा है। अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई या वॉलेटाइल होती हैं तब गवर्नमेंट रेगुलेशन लाती है ताकि कंज्यूमर्स के सेफ्टी हो सके और उन्हें चीजें सही दामों पे मिल सके। एंड इनफैक्ट यामिनी जी, पाम ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ग्लोबल प्राइसेस बहुत हाई हैं, so it's a global rally. So it is a global rally, so it depends upon the price mechanism that is followed in the particular industry. So it is not regulated by the government specifically. अब फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं रत्नाकर मुंबई से। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि कोरोना के केसेस तो ऑल ओवर इंडिया बढ़ रहे हैं, तो वैसा ट्रांसपोर्ट भी कम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं चल रही है, तो फिर भी पेट्रोल और डीजल के भाव तो बढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? और एफएमसीजी मार्केट में आने वाले समय में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा? जी, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस अभी कुछ समय में इसलिए इंक्रीज हुई हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी इंक्रीज हुई थी और क्योंकि टैक्सेस भी उनके ऊपर बढ़ाए गए थे, तो जिसकी वजह से वहां पे इंक्रीज देखी गई थी। जहां तक एफएमसीजी सेक्टर का सवाल है, एफएमसीजी सेक्टर में अभी निवेश कर सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी है। And let's move on to the next story. India's wholesale price inflation, or WPI, rose to 10.49% in April compared to 7.39% in March on account of sharp surge in oil price and global commodity prices. The inflation in April is high primarily because of rise in prices of crude, petroleum and manufactured products as compared to the corresponding month of the previous year, the official release said. Inflation in the fuel and power basket zoomed to 20.94% in April, while manufactured products inflation stood at 9.01%. Food inflation rose to 4.92% and the non-food particles inflation jumped to 15.58% according to the data released by the ministry. While vegetable prices pulled the index down, food items like egg, meat, fish and pulses witnessed hardening of prices. Yamini, we saw that the consumer price index had eased in April, but wholesale price index have risen by 3%. How much of a worry is this, and do you expect it to rise further given that international crude prices and prices of other commodities are continuing to rise? Well, yes, primarily because there are supply chain disruptions and also there is an increased consumption on these particular items. So there is an increase that is being observed. So if they continue, especially supply chain disruptions, and because the migrant workers have moved to their homes and are not here, there are factories which are not able to operate to the full capacity. So that is also affecting the production of certain items. Again, transportation is another cause, and again the fuel prices is again a factor which is leading to the inflation. So these are certain factors which would continue to put a pressure on the inflation. अब हम स्वागत करना चाहेंगे संजय का, जो गुरुग्राम से हमें फोन कर रहे हैं। आप सवाल पूछिए अपना। यामिनी जी, गुड इवनिंग। मेरा सवाल हो सकता है आउट ऑफ द लाइन है, बट मान लीजिए अगर आपको 5 से 6 साल के होराइजन में इन्वेस्ट करना हो तो कोई 2 सेक्टर आपकी राय है? 5 से 6 साल के होराइजन में अगर आपको निवेश करना है तो आईटी एंड फार्मा सेक्टर्स दोनों ही एवरग्रीन सेक्टर्स हैं अभी, जिनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जिसमें आप 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यामिनी जी, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो WPI के जो फिगर्स आए हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ अंदेशा है कि शायद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ सकता है आने वाले महीनों में?
हाँ जी, उससे काफी हद तक एक अंदेशा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ सकता है, जिसे काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है आरबीआई लिक्विडिटी मैनेज करते हुए। पर क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। पर क्योंकि अभी डिमांड लो है तो इतनी फास्ट पेस पे नहीं बढ़ेगा। सो आपको लगता है कि आरबीआई के पॉलिसी पे इसका कुछ असर होगा? जी, आरबीआई ज्यादातर अकोमोडेटिव स्टैंड मेंटेन कर रही है और कोशिश कर रही है कि इंटरेस्ट रेट्स को जिस लेवल पे रखा हुआ है उसी लेवल पे रखे, ताकि इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट्स को जो है कंटिन्यूस सपोर्ट मिल सके इकोनॉमिक रिकवरीज के अंदर। कोशिश ये भी की जा रही है कि बैंक को भी लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सके ताकि वो लोन्स की सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकें। इसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर पा रहे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो हायर लेवल पर है अभी देन व्हाट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा है, तो इसलिए वो जो है इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे नहीं। Right, moving on to the commodities. Crude oil prices held firm today, trading in a tight range as European economic reopenings offset gloom from surging COVID-19 cases in Asia and underwhelming Chinese manufacturing data. Brent crude oil futures rose 3 cents to $68.74 a barrel, and U.S. crude was up 4 cents at $65.41 a barrel. Both contracts have risen more than 30% since the start of the year. The British economy reopened today after 4 months of COVID-19 lockdowns. France, Portugal, Spain and the Netherlands have also eased COVID-related restrictions in recent weeks. The promise of strong economic growth has kept oil prices high in recent weeks, although the pace of inflation has kept many investors concerned about the possible rise of interest rates and fall of consumer spending. Disappointing economic data from China also added to the pressure. Yamini, crude prices held firm, but they have been on the rise. And of course, like we're seeing, the economies are opening up, and as we just saw in this news item, that oil prices are high because there's a promise of strong economic rebound. So that's going to definitely affect the prices here in India, which have been on the rise. Well, yes, it will affect because 80% of our needs are being imported, and as a result, it will affect the overall price levels of petrol and diesel here as well, and would affect the inflation as well. आइए चलते हैं सोने की ओर। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच तेजी जारी रखते हुए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में डिलीवरी वाले सोने का मूल्य 312 रुपए बढ़कर 47,988 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। जुलाई में डिलीवरी वाली चांदी का मूल्य 771 रुपए बढ़कर 71,856 रुपए प्रति किलो हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का मूल्य 3.5 महीने के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। स्पॉट सोना ½ बढ़कर $1,850 प्रति आउंस हो गया और चांदी 8% की वृद्धि से $27.62 प्रति आउंस हो गई। क्या कहेंगे आप यामिनी जी, अभी जो सिचुएशन है कोविड की अनसर्टेनिटी, वेव्स कब आती हैं, कब एब होती हैं, अभी इतना सुनिश्चित नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि सोने का आकर्षण बना रहेगा और आगे प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ने के ही हैं प्राइसेस के? जी, जैसे जैसे माना जा रहा है कि हम सेकेंड वेव को कंट्रोल कर पा रहे हैं और अगर पॉसिबिलिटी थर्ड वेव पे जाने की हुई तो सोने की प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगी। Right, moving on, telecom major Bharti Airtel today reported a net profit of 759.2 crore rupees for the quarter ended March 31st, in comparison to a loss of 5,237 crore rupees in the same quarter last year. However, Airtel reported 11.1% quarter-on-quarter fall, as its profit stood at 853.6 crore in the December quarter. The company's average revenue per user, or ARPU, declined nearly 13% in the March quarter to 145 rupees per user from a 3-year high of 166 rupees in the previous quarter. And कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। यामिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets surged nearly 2%. Sensex jumps 848 points. Nifty closes above 14,900. India's wholesale price inflation rises to 10.49% in April. And telecom major Bharti Airtel reports net profit of 759 crore rupees in the March quarter. And that's it in this edition of Market Mantra. The program will be back at 6:30 p.m. tomorrow. Do join us then. Till then, this is Anubha Rohatgi and Sonu Sood saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.